प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी स्नातक के विद्यार्थी हैं उनके लिए अनिवार्य विषय है हिंदी भाषा। उसके अंतर्गत एक निबंध है आपके पाठ्यक्रम में। उस निबंध का नाम है मातृभूमि और इस निबंध के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम आज मातृभूमि निबंध पर विचार करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। मातृभूमि निबंध, जैसे ही हम मातृभूमि कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है मातृका। मातृ का अर्थ होता है माँ, और जो भूमि है, जो धरती है, जो पृथ्वी है, उसे माँ के समान या माँ के रूप में देखने की बात इस निबंध में कही गई है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो ये निबंध है, और वासुदेव शरण अग्रवाल का जो पूरा व्यक्तित्व है, वासुदेव शरण मूलतः इतिहासकार हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व के एक अध्येता के रूप में अपनी प्रसिद्धि रखते हैं। उनका जो पूरा मूल स्वभाव है पूरे लेखन का, अगर हम उसको देखते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को नए ढंग से व्याख्यायित करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इतिहास, साम्राज्यवादी लेखन का इतिहास चल रहा था एक तरफ, जो ये कहते थे कि भारत बंदरों का देश है, भारत एक ऐसा देश है जिस देश में कभी भी स्वशासन नहीं रहा, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा पारलौकिक चिंतन में खोया रहा। तो एक तरीके से उपनिवेशवादी मानसिकता, जो अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखा था, और उन्होंने जो भारत का इतिहास लिखा, चाहे विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो, चाहे विल्किंस ने जो गीता का अनुवाद किया है उसको हम देख सकते हैं, और उस समय का जो पूरा इतिहास लेखन का धारा है, उस इतिहास लेखन को पढ़ते हैं या उनके द्वारा किए गए अनुवादों को पढ़ते हैं, उनमें जो उन्होंने लंबी भूमिकाएं लिखे हैं बच्चों, उन भूमिकाओं में यही सिद्ध होता है कि भारत एक प्रकार से मूर्खों का देश है, बंदरों का देश है, और कभी भी जीवन को अपने कर्म के रास्ते वो नहीं देखता, हमेशा वो भाग्य के रास्ते देखता। इस प्रकार से हमें नीचा दिखाने की कोशिश हमारे इतिहास को किया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो लेखन है, वो लेखन एक तरीके से भूमि, जन और संस्कृति के संबंधों को व्याख्यायित करते हुए उस उपनिवेशवादी लेखन के बरक्स, उस साम्राज्यवादी लेखन के बरक्स एक सांस्कृतिक प्रतिरोध है, एक ऐसा प्रतिरोध जो गुलाम भारतवासियों के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाता है। जो काम भारतेंदु कर रहे थे, जो कार्य प्रसाद कर रहे थे अपने नाटकों के माध्यम से बच्चों, वही कार्य अपने निबंधों के माध्यम से, अपनी और शोधों के माध्यम से, शोध लेखन के माध्यम से वासुदेव शरण अग्रवाल कर रहे थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, जब हम मातृभूमि पर चर्चा करते हैं तो हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में आनंद मठ नामक अपने उपन्यास में इस गीत को रखा था, इस गीत की पृष्ठभूमि को देखते हैं, उसके बाद इस निबंध पर चर्चा करते हैं। ये जो मातृभूमि निबंध है उसके लिए ये संदर्भ बहुत जरूरी लगता है मुझे। जिस देश के सुंदर जल को पीकर, सुजलाम सुफलाम सुंदर फल को खाकर, मलयज शीतलाम ठंडी हवा, उन समीरों से अपने जीवन में आगे बढ़कर, उन समीरों में जीवन रस खींचकर, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे, जिस धरती माँ के जो फसल है, जो अन्न है, उसको खाकर हम बड़े हुए हैं। तो
इस राष्ट्रगीत की इन शुरुआती पंक्तियों से गुजरते हुए स्पष्ट हो जाता है कि जो देश है वो देश यहाँ की प्रकृति से निर्मित होती है, भूमि से निर्मित होती है। भूमि में जो अनेक विशेषताएं हैं, चाहे वो प्रकृति की अनेक विशेषताएं, नदी हो, नाले हो, वन हो, पहाड़ हो, यहाँ की फसलें हो, ये सारी चीजें भूमि का एक ऐसा तस्वीर हमारे सामने रखता है। उस भूमि से, उस पृथ्वी से, उस धरती से हमारा तादात्म्य होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, अपनी भूमि से जुड़ेंगे, अपनी प्रकृति से जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा हम देश के करीब पहुंचेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस निबंध में वे बताते हैं वो ये है बच्चों कि भूमि, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जन। जन का अर्थ होता है देश की जनता। देश में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनके साथ हमारा जो जुड़ाव है, ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मातृभूमि को समझने के लिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है देश को समझने के लिए, वो बिंदु है संस्कृति। तो भूमि अर्थात पृथ्वी या धरती, जन मतलब जनता, और संस्कृति मतलब जो हमारे आचार विचार हैं, हमारे पहनावे हैं, हमारे जीने का ढंग है, हमारी भाषाएं हैं, हमारे जो सोच विचार हैं, इस तरीके से जो हमारी समग्र निर्मिति बनती है, हमारी जो जीवन प्रणाली बनती है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो भूमि, जन और संस्कृति, इन त्रिविध को जब हम मिला देते हैं तब एक राष्ट्र की परिकल्पना अपने यथार्थ रूप में परिणित होती है। हम उसे एक राष्ट्र के रूप में फिर हम देखते हैं। तो इस निबंध की शुरुआत के बारे में पहले चर्चा करते हैं, और उस चर्चा को करने के पहले एक पंक्ति मुझे बार बार याद आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति है जिसका अनुवाद भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था, वो इसी भावबोध की है। इन पंक्तियों को आप राष्ट्रगीत की शुरुआती पंक्ति मुझसे सुने, अब इन पंक्तियों को सुनिए। इन दोनों कविताओं के माध्यम से आप पूरे निबंध की जो स्वरूप है उससे, उसकी जो संवेदना है उससे आप परिचित हो चलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिसका रूपांतरण भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था, कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इस तरीके की जो बातें रविंद्रनाथ टैगोर रख रहे हैं, यहाँ भी जन से जुड़ाव, पृथ्वी से जुड़ाव, प्रकृति से जुड़ाव, और एक ऐसा जीवन बोध से जुड़ाव जो हमें मनुष्यता की उच्च कोटि पर ले जाकर स्थापित करता है। ये सब बातें इस कविता में नजर आती है, और मातृभूमि निबंध में भी आपको ये सारी बातें दिखाई देगी। मातृभूमि निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो निबंध संकलन है पृथ्वी पुत्र, उससे ली गई है। और इस निबंध को जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, इस अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसका नाम है पृथ्वी सूक्त, और उसका एक प्रसिद्ध श्लोक है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस श्लोक से शुरू होता है। इस श्लोक को जब हम ध्यान से अनुभूति के स्तर पर जाकर सोचते हैं तो निबंधकार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो हमारी माँ है, और जो जन है अर्थात जो जनता है, यहाँ के जो निवासी है, वो उसका पुत्र है। जिस तरीके से हमारे माँ के साथ हमारा संबंध होता है और माँ दुग्धपान के माध्यम से एक बच्चे के जीवन को आगे बढ़ाती है,
उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जीवन के विकास करती है, उसी प्रकार धरती माता अनेक प्रकार से यहाँ की जनता का या किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा देती है। वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति धरती को स्थूल नजरों से देखेगा, स्थूल नजर अर्थात ऐसी नजर कि ये बस भूमि का एक टुकड़ा है और इसमें पत्थर है, नदियां है, ये मतलब एक ऐसी नजर जिसमें अनुभूति ना हो, जिसमें हृदय के तार न जुड़े हो। तो जो व्यक्ति स्थूल नजरों से देखता है अर्थात बुद्धि की नजरों से देखता है, उस व्यक्ति के लिए केवल एक पत्थर का टुकड़ा है ये धरती। लेकिन जो व्यक्ति हृदय की नजरों से देखता है, उस व्यक्ति के लिए वो माँ के समान है। जिस प्रकार माँ से एक बेटे का जुड़ाव होता है और बेटे का माँ से और माँ का बेटे से जुड़ाव होता है, हृदय के तार जुड़े होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसी तरीके से जो व्यक्ति अनुभूति के स्तर पर हृदय की नजरों से धरती को देखता है या उसकी भावनाओं को समझता है, उस व्यक्ति के लिए यह धरती कोई भूमि का टुकड़ा नहीं वरन ये माँ है। और वासुदेव शरण अग्रवाल इस निबंध में ये कहते हैं कि धरती जो है भूमि का टुकड़ा नहीं है वरन माँ है, और माँ होने के कारण इसे स्थूल नजरों से देखना नहीं है अपितु हृदय की नजरों से देखना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर हृदय की नजर नहीं आएगी, अनुभूति का स्तर नहीं होगा, हम धरती से अपने जुड़ाव के स्तर, हम धरती से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि केवल मन के द्वारा अनुभूति के स्तर पर ही धरती से जुड़ा जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि मातृभूमि का जो हृदय है, जिसको एक हृदयवान व्यक्ति समझता है, तो मातृभूमि का हृदय सत्य से घिरा हुआ है और सत्य अपने को प्रकट करने के लिए धर्म का सहारा लेता है। मातृभूमि का हृदय उन्होंने बताया, जो मन से जुड़ा होता है वो व्यक्ति मातृभूमि के हृदय को अनुभूति के स्तर पर समझता है, और मातृभूमि का हृदय सत्य से घिरा हुआ है और सत्य जो है अपने को प्रकट करने के लिए धर्म का सहारा लेता है। पूरी पृथ्वी धर्म के बल पर टिकी हुई है। और वासुदेव शरण अग्रवाल सत्य और धर्म जब मिल जाते हैं तब राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है, वे कहते हैं अपने निबंध में। मतलब मातृभूमि का हृदय सत्य से घिरा हुआ है और सत्य का जो प्रगटीकरण है वो धर्म के माध्यम से होता है। 3 शब्द काफी महत्वपूर्ण है इस निबंध में। जैसे आगे बढ़ते हैं, मातृभूमि का हृदय पक्ष, दूसरा मातृभूमि का हृदय सत्य से घिरा हुआ है अर्थात सत्य के माध्यम से ही मातृभूमि के हृदय के हम करीब पहुंच सकते हैं। और सत्य को धारण कौन किया हुआ है? धर्म धारण किया हुआ है। यहाँ पर वो धर्म को भी समझाएंगे, सत्य को भी समझाएंगे। यहाँ पर जो सत्य आ रहा है वो सत्य कहीं ना कहीं हमारे देश के गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के सत्य से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल का पूरा जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो गांधी से जुड़ाव का भी एक संदर्भ उनके जीवन में हमें दिखाई देता है। राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण के लिए 2 चीजें जरूरी मानते हैं, एक सत्य और दूसरा सत्य के साथ धर्म। जब सत्य और धर्म जुड़ जाते हैं तब राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है। सत्य के इतिहास को बताते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि मातृभूमि के हृदय के विकास ही सत्य का विकास है। मातृभूमि के हृदय को हम जितना ज्यादा करीब से समझते जाते हैं उतनी ही ज्यादा हम सत्य के करीब पहुंचते जाते हैं। और फिर वो ये बताते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी मातृभूमि का स्वर्ण युग क्या होता है, किसी भी मातृभूमि की संस्कृति का स्वर्ण युग क्या होता है। तो
वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि सत्य जब पराक्रम से जुड़ जाता है तब किसी भी संस्कृति का स्वर्ण युग आता है। तो सत्य और उसके साथ पराक्रम का जुड़ाव, और सत्य और पराक्रम के जुड़ाव के बाद राष्ट्रीय संस्कृति जो हमारी है वो स्वर्ण युग में पहुंच जाती है। जब तक सत्य पराक्रम से जुदा है, अलग है, तब तक हम स्वर्ण युग की तरफ नहीं जा सकते। इसी संदर्भ में वे मातृभूमि के जुड़ाव के संदर्भ में वे एक कथा भी उद्धृत करते हैं, दिलीप की कथा। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे दिलीप, जिस वंश में राम का भी बाद में जन्म होता है। तो इक्ष्वाकु वंश का राजा जो दिलीप है, उसके पास सभी वैभव और सारी सुख सुविधाएं होती है, लेकिन पुत्र नहीं होता। जब वे अपने गुरु के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे सब सुख है लेकिन पुत्र का सुख नहीं है, तब उनके गुरु कहते हैं कि जब तुम स्वर्ग गए थे तब तुम कामधेनु को नमस्कार करना भूल गए थे, जिसका तुम्हें श्राप लगा है। इसलिए तुम्हें गाय की सेवा करनी पड़ेगी। गाय की जब तुम सेवा में सफल हो जाओगे तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनको एक गाय प्रदान किया जाता है। गाय की वे सेवा करते हैं पूरे तन मन से। गाय की सेवा करने के दौरान ही वन भूमि के क्षेत्र से आगे बढ़ जाती है गाय, और उसी बीच शेर हमला कर देता है और बीच में राजा आता है और कहता है कि मेरे द्वारा जो पालित गाय है उसे आप नहीं मारेंगे, आप हट जाइए। सिंह से कहता है शेर से। शेर कहता है कि ये मेरा भोजन है और इस पर मेरा पहला अधिकार है, इसलिए मैं इसे खाऊंगा। तब राजा दिलीप कहता है कि आप इसे मत खाइए, आप जितना अपने भोजन के लिए गाय को खाना चाहते हैं उसके पहले मुझे खा लीजिए। ऐसा कह के स्वयं को प्रस्तुत कर देते हैं राजा दिलीप कि मुझे खाइए, आप गाय को मत खाइए। तो गाय के प्रति जो समर्पण है, गाय के प्रति जो सब कुछ निछावर कर देने की बात है, इससे खुश होकर वहां पर गाय तब्दील हो जाती है उस वरदान देने वाले देव के रूप में, और उसकी सेवा से प्रसन्न होने के बाद पुत्र कामना का मनोरथ पूर्ण हो, ये वरदान उसको मिलता है। क्योंकि वे अपने जिंदगी को बाजी लगाकर, सब कुछ दांव पे लगाकर उस गाय की रक्षा करता है। बाद में उनका पुत्र होता है रघु, जिस इतिहास से आप सब परिचित हैं। इस कहानी के माध्यम से वासुदेव शरण अग्रवाल ये बताने की कोशिश करते हैं कि मातृभूमि से जब तक हमारा सर्वस्व समर्पण का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक हम देश से नहीं जुड़ सकते, और देशभक्ति की जो बातें हैं वो अधूरी रहेगी। देशभक्ति की पूर्णता तभी है जब हम सर्वस्व समर्पण करने के लिए, जिसे कविताओं में कहा गया, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस तरीके का जो सर्वस्व समर्पण की भावना है गाय के प्रति जो दिलीप ने दिखाया, वो भावना हमारे अंदर भी होना चाहिए, तभी हम मातृभूमि की हृदय के करीब पहुंचेंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। साथ ही निबंध में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मातृभूमि के स्थूल विश्व रूप की बात करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जिसकी चर्चा मैं शुरू में किया प्रकृति प्रेम की। वो ये बताते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के सौंदर्य से परिचित होना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा देश भारत है, हम भारत के निवासी हैं, लेकिन हम अपने आसपास की प्रकृति से ही परिचित नहीं होते। वहां की भाषा से, वहां के लोगों से, वहां की जो पूरी प्रकृति है उससे हम परिचित नहीं होते। तो देश को जानना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी क्रम को वे बताते हुए कहते हैं कि पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, इस रोचक इतिहास पर वे जाते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि हिमालय की कैसे उत्पत्ति हुई, फिर उस भौगोलिक घटना के बारे में बताते हैं कि तृतीयक युग में जब उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, और दोनों का स्थान परिवर्तन होने के बाद, जिसे आप भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी का घटना कहते हैं बच्चों, उसके बाद जहां पर सागर था वहां पर हिमालय हो गया, और जहां पर हिमालय है वहां पर सागर बन गया। इस तरीके के वे पूरे इतिहास में जाते हैं और हिमालय को श्वेत मुकुट की संज्ञा देते हैं।
ये वहाँ की जलधाराएं, वहाँ की द्रोणी, हिमालय की जो पूरी नदियां है, चाहे वो अलकनंदा हो, चाहे मंदाकिनी हो, चाहे जाह्नवी हो, चाहे यमुना हो, इन सब के बारे में बताते हैं। वहाँ के जलप्रपात की चर्चा करते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत के समतल मैदान की ओर आते हैं, तट की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से मातृभूमि निबंध में मातृभूमि के स्वरूप की चर्चा करते हुए वे देश के विभिन्न हिस्सों के प्राकृतिक सौंदर्य से हमें जोड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति से प्रेम करना देश प्रेम का पर्याय है, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मनुष्य और वनस्पति जगत के बीच सख्य भाव होना चाहिए। दोनों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोभ में सब कुछ लूटे जा रहे हैं और प्रकृति को बर्बाद करते जा रहे हैं, जिसके विभिन्न दुष्परिणाम आपको नजर आते हैं। तो प्रकृति के बीच और मनुष्य के बीच दोस्ती का संबंध होना चाहिए, और जब तक दोस्ती का संबंध नहीं होगा तब तक हम प्रकृति के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे और अपनी मातृभूमि से हम जुड़ नहीं पाएंगे। तो गांधी जी भी कहते हैं कि प्रकृति जो है हजारों इंसानों की जो जरूरत है उसे पूरी तो कर सकती है, लेकिन किसी भी एक इंसान की लालच को पूरी नहीं कर सकती। इस प्रकार से प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को दोस्ताना धरातल पर लाकर वासुदेव शरण अग्रवाल समझाते हैं। फिर वो वन की ओर आते हैं और वन की ओर आते हुए वन की चर्चा करते हुए किसी कृषि संपत्ति और वन संपत्ति की बात करते हैं। कृषि संपत्ति की बात करते हुए वे अन्न की चर्चा करते हैं और उस अन्न को उपजाने वाले किसान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और वनस्पति की चर्चा करते हुए वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो औषधि है, ब्राह्मी है, रुद्रवंती है, स्वर्णाक्षरी है, संग पुष्पी है, अनेक प्रकार के जो पत्र हैं, जो पुष्प हैं, इन सब की वो चर्चा करते चलते हैं। बाद में वे चर्चा करते हुए महावृक्ष की चर्चा करते हैं, देवदारू की चर्चा करते हैं, आम की और अस्वस्थ की, उदम्बुर की, साल की, और इसी तरीके से वे केदार वृक्ष की भी चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि जो केदार वृक्ष है उसके कारण केदारनाथ नाम पड़ा शिव का। जो पूरे हिमालयी क्षेत्र की पूरी चर्चा करते हुए जो केदारनाथ धाम में लोग यात्रा करने जाते हैं तो शिव का नाम केदार इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर केदारनाथ है। इस प्रकार प्रकृति चर्चा करते हुए, मातृभूमि की चर्चा करते हुए विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसकी पूरी प्रकृति के बारे में, वहाँ के स्थलों के बारे में, वृक्षों के बारे में, वन के बारे में, वहाँ के कृषकों के बारे में, अन्न की प्रजातियों के बारे में। हिमालय की चर्चा करते हैं तो अलग अलग हिमालय के क्षेत्रों के बारे में, वहाँ की द्रोणी के बारे में, जल धाराओं के बारे में। इस तरीके से एक अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण से हमें बताते हैं कि हमें अपने वन से, अपने पहाड़ों से प्रेम करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक एक का नामकरण किया है स्नेह पूर्वक, और उन सब की नामकरण करते हुए जुड़ाव महसूस किया है, उस तरीके से हमें भी जुड़ना चाहिए नई पीढ़ी को। तभी हम मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को ईमानदारी से जाहिर कर सकते हैं। आगे वे चर्चा करते हुए भूमि और पशु, भूमि और भूमि पर रहने वाले मनुष्य, जन और जन अर्थात जनता, मनुष्य और पशु के संबंधों पर चर्चा करते हैं कि जो पशु संपत्ति है उसकी रक्षा मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पशु से नहीं जुड़ेंगे और मानवेतर जीवों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पृथ्वी में भरे हुए रत्न हैं अनेक प्रकार के, उन सारे रत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। धरती की विभिन्न जो संज्ञा दी गई है, पृथ्वी को कहा गया है हिरण्यगर्भा या रत्न प्रसु या वसुधानी, इन सब के बारे में वे बताते हैं और कहते हैं कि ये जो मातृभूमि है उसकी तुलना वो धेनु से करते हैं, गाय से करते हैं। जिस प्रकार गाय स्थिर खड़ी होकर कल्याण के लिए दूध देती है, उसी प्रकार हे धरती माँ, आप स्थिर रहकर पूरी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपने अंदर, अपने गर्भ में छिपाए हुए
जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब हमें दीजिए ताकि मनुष्य का जीवन आगे बढ़े और किसी भी प्रकार की न्यूनता ना हो। निबंध को समाप्त करते हुए एक लाइन कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी से उत्पन्न जो गंध है वही राष्ट्र की विशेषता है और पृथ्वी से जन्म लेने वाले समस्त चराचर में पाई जाती है। मिट्टी और जल से बनी हुई पृथ्वी में प्राण की अपरिमित शक्ति है। इसलिए जिस वस्तु का और विचार का संबंध भूमि से हो जाता है वही नवजीवन प्राप्त करता है। इस प्रकार पूरे निबंध में मातृभूमि से जुड़ाव कैसे होगा, हम किस प्रकार से देश प्रेम का पाठ पढ़ेंगे, वन, पशु, पूरे मानवेतर जीव के बारे में हमारा परिचय संसार जितना विस्तृत होगा, हम उतना ही ज्यादा मातृभूमि के सेवा के करीब पहुंचेंगे और हमारा जीवन मंगलमय होगा। यही बताने की कोशिश इस निबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल जी करते हैं। धन्यवाद बच्चों।